एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज के इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं आरजीपीवी एग्जाम का जो सॉल्यूशन है उसको। देखिए, आरजीपीवी जो मध्य प्रदेश है वहाँ आपकी एक यूनिवर्सिटी है जो कि कंडक्ट कराती है एग्जाम्स को। तो किस तरीके से ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का वहाँ पर सवाल पूछे गए थे उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक फार्मेसी इंडिया लाइव के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक गिवन है, वहां से जाकर आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा फार्मेसी इंडिया लाइव को ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स पहुंचती रहे। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। और क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से पूछा जाता है। देखिए, टोटल मार्क्स जो होते हैं 80 मार्क्स का ये पेपर है जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क कैरी करता है और साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम व्हेन एवर नेसेसरी, यानी आपका मन अगर करे तो आप हर क्वेश्चन में डायग्राम बना सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को, जिसके अंदर आपका पहला सवाल होगा डिस्क्राइब मायोपैथी एंड क्रैम्प्स। ठीक है, ये पहला सेक्शन है जिसके अंदर आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, या तो ये वाला या फिर ये वाला। इसी तरीके से आपको टोटल 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। चलिए, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने हैं, डिस्क्राइब मायोपैथी या फिर क्लासिफाई टिश्यूज विद अ लेबल डायग्राम, राइट अ नोट ऑन गॉल ब्लैडर। तो ये 3 क्वेश्चन आपको गिवन है जिसके अंदर से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ही करने हैं। मैं तो आपको तीनों ही बताऊंगी। तो मायोपैथी और क्रैम्प्स की तरफ चलते हैं। क्या होता है मायोपैथी और क्या होते हैं क्रैम्प्स? मायोपैथी एक जनरल टर्म है, किसके लिए यूज की जाती है? जो भी डिसीज हो जाती है मसल्स को, जो कि आपके वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल स्केलेटल मसल वॉलेंटरली काम करती है, यानी आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो आपका काम करेगी। अगर आप चाहते हैं तभी वो आगे का फंक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। पेशेंट्स एक्सपीरियंस मसल वीकनेस ड्यू टू अ डिसफंक्शन ऑफ द मसल फाइबर। साथ ही साथ सम मायोपैथीज आर जेनेटिक, कुछ मायोपैथीज जेनेटिक भी होती है, यानी कि वो पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग के अंदर भी जा सकती है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी बहुत चीजें और ऐड करके लिखना था वहां पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रैम्प्स। ठीक है, अब बातें करते हैं क्रैम्प्स के बारे में। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ क्रैम्प इज अननोन। देखिए, हमको आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि जो इसके एग्जैक्ट कारण है, यानी कि किसके कारण ये एक्चुअली होता है क्रैम्प जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ कि जो रिस्क फैक्टर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पुअर फिजिकल कंडीशन, अगर आपकी जो फिजिकल कंडीशन है वो ठीक नहीं है, साथ ही साथ मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस अगर है आपकी बॉडी में, तब ये हो सकता है। टाइट इनफ्लेक्सिबल मसल्स अगर हैं तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्रैम्प्स आर यूजुअली हार्मलेस। देखिए, आपने देखा होगा कि जो क्रैम्प्स होते हैं उससे कोई नुकसान नहीं होता है ना। दर्द होता है लेकिन कुछ समय बाद ठीक भी हो जाएगा, बट समटाइम्स बी सिम्टोमेटिक ऑफ एन अंडरलाइंग मेडिकल डिसऑर्डर सच एज आर्थेरोस्क्लेरोसिस। लेकिन कभी कभी क्रैम्प्स की वजह से आर्थेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। अब आर्थेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? जो आर्टरीज के अंदर कुछ भी फैटी एसिड्स हो गए या फिर कुछ भी डेपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, दैट इज नोन एज आर्थेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई टिश्यू विद अ वेल लेबल डायग्राम। तो टिश्यू का आपको एक वेल लेबल डायग्राम बनाया था। टिश्यू 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। चलिए, टिश्यूज जो होते हैं आपके 4 तरीके के होंगे। एपिथेलियल, देन कनेक्टिव, कनेक्टिव के बाद मस्कुलर और लास्ट होता है नर्वस। आपको डायग्राम भी यहां पर ड्रॉ करना है। एपिथेलियल के जितने भी डायग्राम आपको बनाने आते हैं बना डालिए। साथ ही साथ कनेक्टिव का जो डायग्राम आपको बनाना आता हो, यानी कि उसके अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, मास्ट सेल होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, सबका डायग्राम आपको बनाना है। मस्कुलर आपका जो 3 तरीके की होती है,
मसल्स जो होती हैं 3 तरीके की, पहली स्केलेटल, स्मूथ, कार्डिक, तीनों की बना डालिए और नर्वस टिश्यू के अंदर आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना देना है। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है आपका ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, डिफाइन करना है, थोड़ी बहुत चीजें डिफाइन कर दीजिए कि एपिथेलियल क्या होता है। ये आपका प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, जो स्किन होती है, एग्जाम्पल लिख दीजिए। साथ ही साथ कनेक्टिव क्या होगा, ये प्रोटेक्ट तो करेगा, साथ ही साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है आपके पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को। थर्ड है मस्कुलर, सारे काम होते हैं इसके, ये सब जगह प्रेजेंट होगा, आपके हार्ट में, स्केलेटल में, साथ ही साथ जो भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनकी अंदर वाली लाइनिंग पे स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। और नर्वस का तो सभी लोग काम जानते होंगे कि ये न्यूरॉन कंटेन करता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मैसेजेस जाते हैं वो न्यूरॉन के थ्रू ही जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट अ नोट ऑन गॉल ब्लैडर, आपको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने थे। तीसरा, गॉल ब्लैडर के ऊपर आपको छोटा सा एक नोट लिखना है। द गॉल ब्लैडर इज अ स्मॉल ऑर्गन दैट स्टोर्स बाइल, ये बाइल को स्टोर करने का काम करता है। बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, कहां प्रेजेंट होगा, लिवर के नीचे वाली तरफ, ठीक है, वहां प्रेजेंट होता है। इट इज अटैच्ड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय अ सिस्टम ऑफ होलो डक्ट कॉल्ड द बिलियरी ट्री। ठीक है, जिस तरीके से अटैच्ड होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको बिलियरी ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द गॉल ब्लैडर सिट्स इन एन इंडेंचर अंडरनीथ द राइट लोब ऑफ द लिवर, यानी देखिए किस तरीके से प्रेजेंट होता है, आप बना दो डायग्राम, सिंपल है। आप पहले लिवर बनाइए, इस तरीके का होता है लिवर, और यहीं पर प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, इस तरीके का प्रेजेंट होगा, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर। देखिए ये कभी मत लिखिएगा कि ये बनाता है बाइल, ये सिर्फ स्टोरेज का काम करता है, फिर उसके बाद सिक्रीट कर देता है जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका पहला सेक्शन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी टू, इनमें से भी आपको सिर्फ 2 को ही अटेम्प्ट करना है। गिव अकाउंट ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल, या तो ये करिए एंड लिस्ट द नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द डिस्क्राइब द डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, या फिर आपको ग्लूकोमा और केराटाइटिस को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए फिर चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और क्या इसके सारे फेजेस होते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली 4 फेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला फेज होगा मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, अगर मैं 28 डेज की साइकिल लेकर चलती हूं, 28 डेज की साइकिल में अगर लेकर चल रही हूं, तो उसमें जो पहला दिन काउंट किया जाएगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होगा, मेंस्ट्रुअल फेज का होगा। डे 1, यूट्रस लाइनिंग विच इज प्रिपेयर्ड फॉर इम्प्लांटेशन स्टार्ट्स टू शेड विद लास्ट 3 to 5 डेज। ठीक है, कौन सी लाइनिंग शेड करती है, एंडोमेट्रियम। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यूट्रस की सबसे अंदर वाली, वो शेड करना स्टार्ट कर देती है, और जिसकी वजह से मेंसेस होते हैं। फिर आते हैं फॉलिकुलर फेज की तरफ। इन दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो बनना स्टार्ट करेंगे इनटू अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला जाता है, प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है जी, तो ये प्रोलिफरेटिव फेज क्यों कहा जाएगा कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाती है ना, रीडेवलपमेंट को ही प्रोलिफरेशन कहा जाता है। द यूट्रस स्टार्ट्स प्रिपरेशन फॉर अनदर प्रेगनेंसी, अगर हुई तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा जो आपका साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका स्टार्ट हो जाता है। फिर आते हैं थर्ड फेज पर, जो कि है ओव्यूलेटरी फेज। ये जो फेज होगा ये बिल्कुल बीच में होता है, 28 डेज की अगर साइकिल है तो एग्जैक्ट 14th डे पर हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि 13 से 17 इनके बीच में हो जाता है ओव्यूलेटरी फेज। मिड साइकिल फेज, दिस इज द फेज इन विच ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस। अभी ओव्यूलेशन क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, इसी को बोला जाता है ओव्यूलेशन। ये होगा 13th to 17th डे के बीच में कभी भी। द एंड ऑफ द फॉलिकुलर फेज अलोंग विद द ओव्यूलेशन पीरियड डिफाइंस द फर्टिलाइजेशन पीरियड। ठीक है, और फिर लास्ट फेज होता है आपका ल्यूटियल फेज। ये लास्ट फेज क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके बाद फिर से नई साइकिल का जो इनिशिएशन है वो हो जाएगा।
इट इज द पोस्ट ओव्यूलेशन फेज वेयर द फेट ऑफ द कॉर्पस लूटियम इज डिसाइडेड, यानी कि वो प्रेग्नेंट होगी फीमेल या फिर नहीं होगी, यहां पर सारी चीजें डिसाइड की जाती है। इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, प्रेगनेंसी अकर्स। लेकिन अगर नहीं हुआ तो इनिशिएशन ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वो फिर से नई मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो इनिशिएशन है वो कर देते। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एंड लिस्ट द नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपको सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के सिर्फ नाम बताने थे। चलिए नाम मैं लिख देती हूं। सबसे पहले पीनियल ग्लैंड, फिर आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद थायराइड, पैराथायराइड, देन एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियास और ओवरीज और टेस्टिस एक में ही आ जाती है, जिनको आप कलेक्टिवली गोनैड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, थाइमस भी होगा। तो ये होते हैं आपके पास सारे एंडोक्राइन ग्लैंड। एक सवाल और गिवन है कि आपको डिसऑर्डर बताने हैं थायराइड ग्लैंड के। तो डिसऑर्डर देख लीजिए, गोइटर होता है। ठीक है, गोइटर क्या होगा, आपने देखा होगा किसी किसी का ये वाला जो रीजन होता है वो बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाता है ना। ये किसके वजह से होगा, जब हाइपर थायरॉइडिज्म होता है तब ये कंडीशन आती है। साथ ही साथ थायराइड कैंसर हो सकता है, हाइपोथायरॉइडिज्म होता है, हाइपर थायरॉइडिज्म हो सकता है। हाइपो का मतलब होता है कि अगर जो T3 और T4 हार्मोन है वो अपने लेवल से कम सिक्रीट हो रहे हैं, दैट इज नोन एज हाइपो, और अगर ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं दैट इज नोन एज हाइपर। क्लियर। नेक्स्ट सवाल है एक्सप्लेन ग्लूकोमा और केरेटिटाइटिस। तो चलिए वहां पर चलते हैं। चलिए तो ग्लूकोमा की तरफ देखते हैं कि क्या होता है। एक तरीके की आई डिसीज है दैट कोज विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस बाय डैमेजिंग द नर्व इन द बैक ऑफ योर आई, जो कि आप ऑप्टिक नर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या काम करती है, ये इमेजेस जो भी कलेक्ट होती है आपकी आंखों में वो ब्रेन तक जाएगी लेकर, ताकि आपके ब्रेन को पता चल सके कि आपने क्या देखा, है ना। उसके बाद द सिम्टम कैन स्टार्ट सो स्लोली दैट यू मे नॉट नोटिस दैम। और अगर बेसिक सी बात है कि जब आपको सिम्टम पता नहीं चलेंगे तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, और ये कंडीशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब जाकर पता चल पाती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द क्लियर टिश्यू ऑन द फ्रंट ऑफ द आई, या फिर जिसको आप कॉर्निया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यही होता है बस ग्लूकोमा। नेक्स्ट बात करते हैं केरेटाइटिस। केरेटाइटिस इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, इंजरी, डिसीज और वियरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज टू लॉन्ग। अगर कोई भी कॉन्टैक्ट लेंस बहुत ही लंबे समय तक पहने रखता है तब ये प्रॉब्लम होगी। अब भाई सिंपल सी बात है कि जो आपका नॉर्मल है, ठीक है, आपकी आंखों में जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो रहे तो ठीक है, अदरवाइज आप जो भी चीजें बाहर से डालोगे तो वो कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचाती ही है आपकी आंखों को। आई रेडनेस, पेन एंड ब्लड और डिक्रीज विजन आर सिम्टम्स, ये होते हैं केरेटाइटिस के सिम्टम्स। ठीक है, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूं कि आपको ये कैसे अटेम्प्ट करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन, बाकी थोड़ी बहुत चीजें तो आपको ऐड करनी ही पड़ेगी हर एक सवाल में। क्लियर। आप यहां पर बना भी सकते हैं डायग्राम, अगर आप चाहें आंख का डायग्राम बना दीजिए, तो आपकी मर्जी है, वो सारी चीजें सिर्फ आप पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका राइट अ शॉर्ट नोट। अब आपको इसमें से 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 5 दिए हुए हैं, 4 को अटेम्प्ट करना है। पहला है हाइपोथायरॉइडिज्म, दूसरा है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कार्डियक आउटपुट या फिर डिस्पनिया। तो ये 4 आपको 5 गिवन है, जिसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हाइपोथायरॉइडिज्म क्या होता है। हाइपोथायरॉइडिज्म, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर T3 और T4 हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो काफी कम हो रहा है ना। ये कहां से सिक्रेट होते हैं, थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। तो अगर इनका अमाउंट इतना नहीं है जितना कि आपकी बॉडी को चाहिए होता है, इसी कंडीशन को हाइपोथायरॉइडिज्म कहा जाता है। अ कंडीशन इन विच द थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन। तो आप लिख सकते हैं T3 एंड T4। ठीक है, थायरोक्सिन और ट्राइडोथायरोनिन, ये नाम होते हैं इन दोनों के। हाइपोथायरॉइडिज्म डेफिशिएंसी, अब देखो इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। सोचने वाली बात है कि जब ये सिक्रेट नहीं होते, जो T3 और T4 का काम है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, है ना। ऑफ थायराइड हार्मोन कैन डिस्टर्ब सच थिंग्स, फॉर एग्जांपल हार्ट रेट,
बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए जो हार्मोन जरूरी होते हैं वो यही है, ठीक है, यही होते हैं। मेजर सिम्टम इंक्लूड फैटिगनेस, कलर सेंसिटिविटी, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, ठीक है। वेट गेन इतना ज्यादा हो जाता है कि अचानक से कोई इतना खा नहीं रहा है लेकिन फिर भी वो उनका वजन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो एक कंडीशन हो सकती है, आपने नाम भी सुना होगा कि मेरा तो थायराइड कम हो रहा है, मेरा तो थायराइड बढ़ रहा है, तो ये कंडीशन वही होती है। ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ थायराइड रिप्लेसमेंट, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट, तो जिसके अंदर आप पूरे के पूरे हार्मोन को ही रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल था आपका मायोपिया और तीसरा था हाइपरमेट्रोपिया। तो मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन बता दिया है, दोनों के बीच में आप अलग अलग करके लिखेगा, ठीक है। मायोपिया क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? लॉन्ग साइटेडनेस। अब लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको दूर का नहीं दिखाई देगा, नहीं, आपको पास वाली चीजें देखने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दूर वाली क्लियर दिखाई देती है, दैट इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है जी। और मायोपिया में क्या होता है? दूर वाली चीजों को देखने में प्रॉब्लम्स आती हैं और पास वाली चीजें एकदम क्लियर दिखाई देती हैं। इन मायोपिया नियरली ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बिकम्स ब्लरी। इसी के साथ ही साथ हाइपरमेट्रोपिया में बिल्कुल उल्टा होता है। यहां पर क्या होगा कि जो रेटिना है मायोपिया में उससे आगे इमेज बन रही होगी। बेसिकली रेटिना पर इमेज बनती है तभी आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा, लेकिन जिसको मायोपिया होती है उनकी कंडीशन में रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है और इसकी वजह से उनको ब्लर दिखाई देगा। और यहाँ पर क्या होगा कि रेटिना से कहीं पीछे जाकर इमेज बन रही होगी। बहुत बढ़िया आपके पास मौका है कि आप एग्जाम्पल या फिर आप डायग्राम बना दीजिए, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। फिर दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। तो अगर एक्सेसिव कर्वेचर हो रहा है आई लेंस का तभी कंडीशन होगी। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर जो फोकल लेंथ होता है लेंस का वो बहुत ही लंबा हो गया तब ये कंडीशन होती है। फिर जो आपका मायोपिया होता है इसको आप कॉनकेव लेंस से डाइवर्जिंग या फिर कॉनकेव लेंस से ठीक कर सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को आप कन्वर्जिंग या फिर कॉन्वेक्स लेंस से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आपको अलग अलग लिखना है, मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। तो कार्डियक आउटपुट सिंपल सी बात है HR इंटू SV, ये होता है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हार्ट रेट क्या होगा? हार्ट रेट होता है आप 1 मिनट में आपका दिल कितनी बार धड़क रहा होगा, दैट इज नोन एज हार्ट रेट। और स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकाल रहा है, ठीक है। एक बीट के दौरान, एक धड़कन के दौरान वो कितना ब्लड आपके वेंट्रिकल से बाहर निकल रहा है, उस वॉल्यूम को स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है। आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपके पास कार्डियक आउटपुट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट पूछा गया था दैट इज डिप्सिनिया। तो पूछते हैं, देखते हैं क्या होता है। डिफिकल्ट और लेबर्ड ब्रीदिंग, जिसके अंदर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कैन हैव कॉजेस दैट आर नॉट ड्यू टू अंडरलाइंग डिसीज। लेकिन एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज है, ऑल्टीट्यूड पर अगर आप चले जाइए तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। टाइट क्लोथिंग, अगर आपने इतने ज्यादा टाइट कपड़े पहने हुए हैं तो ये चीज तो आप फील भी कर सकते हो, ठीक है। अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ बेड रेस्ट और अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो ये कंडीशन होती है जब किसी को डिस्पनिया की प्रॉब्लम होती है तब। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे फोर्थ आपके जो क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, ABC दिया गया है। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन या फिर क्लोटिंग, या फिर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन मेरेस्मस और नाइट ब्लाइंडनेस। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से। सिंपैथेटिक क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक होता है क्या होता है? दोनों भाई हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डिफरेंशिएशन है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। चलिए, तो सिंपैथेटिक जो होता है इसका मेन काम है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस, यानी कि ये आपको एक्टिव रहने के लिए कहता है, क्लियर। लेकिन वहीं पर जो पैरासिम्पैथेटिक है वो उल्टा कहेगा, वो कहेगा रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है, आराम फरमाओ और खाना पचाओ। इसके बाद द सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एनी पोटेंशियल डेंजर। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये आपकी बॉडी को एक्टिव रहने के लिए कहेगा।
ठीक है। लेकिन वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो आपसे क्या कहेगा कि काम रहिए, शांत रहिए, बिल्कुल मजे में रहिए। फिर सिंपैथेटिक जो होता है उसका जो शॉर्टर न्यूरॉन होगा, ठीक है, तो शॉर्टर न्यूरॉन की वजह से जो उनका रिस्पॉन्स का टाइम होता है वो काफी जल्दी हो जाता है। लेकिन वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक का कंपैरेटिवली लॉन्गर न्यूरॉन होगा, जिसकी वजह से जो स्लोअर रिस्पॉन्स है वो आता है। ठीक है। फिर क्या इसकी क्या कंडीशन होती है? फॉर एग्जाम्पल कि आपके सामने अगर शेर आ जाए अचानक से, तो आप क्या करोगे? ठीक है, अब आप ये तो कहोगे नहीं कि अब जो भी करना है शेर को करना है, हम क्या करेंगे, है ना। लेकिन सोचिए जरा कि जब आपके सामने अचानक से शेर आ जाए तो आपकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाएगी, आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट है बढ़ जाएगा, आपको पसीने आने लगेंगे, है ना। लेकिन वहीं पर जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको आप भूल चुके होंगे कि आपको भूख भी लगी है, खाना भी वो उस टाइम पे याद नहीं आता है ना। तो क्या सिंपल सी बात है कि इस कंडीशन में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कंडीशन में, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। तो ये कुछ इसकी एग्जाम्पल होते हैं। और बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि जब आप आराम कर रहे होते हैं आपकी हार्ट रेट कम हो जाती है। ठीक है, कम का मेरा मतलब है कि नॉर्मल हो जाती है, आपकी ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो जाती है। द प्यूपिल डायलेट, और इस डायलेशन की वजह से क्या होगा कि ज्यादा लाइट अंदर आती है। ठीक है, लेकिन वहीं पर जो प्यूपिल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और कम लाइट अंदर आएगी। सलाइवा सिक्रेशन इनहिबिट हो जाता है क्योंकि हमको डाइजेशन इधर नहीं करना है, भूख नहीं लगती है, लेकिन इधर बढ़ जाता है क्योंकि आपको डाइजेशन करना होता है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। तो ब्लड कोगुलेशन का क्या मैकेनिज्म है, मैं खुद ही लिखवा देती हूँ, आप थोड़ा सा उसको डिफाइनिंग तरीके से लिखेगा। सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन। इस प्रोथ्रोम्बिन को आपको कन्वर्ट करना होता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन जो बना ये कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में, और यही फाइब्रिन फाइनली ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर 13 जो आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये पूरा मैकेनिज्म है। आपसे सिर्फ मैकेनिज्म पूछा गया है तो आप ये भी लिख सकते हैं, आप एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसा कि आपकी मर्जी हो। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैरेस्मस और नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है। चलिए मैरेस्मस की बात करते हैं, तो ये क्या होगा, देखो क्वेशियोरकर का नाम आपने सुना होगा, मेरेस्मस का नाम आपने सुना होगा। ये क्या कंडीशन होती है? मेरेस्मस इज सीवियर अंडर न्यूट्रिशन, या फिर आप कह सकते हैं कि ये माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण। ठीक है, अ डेफिशिएंसी इन ऑल द मैक्रोन्यूट्रिएंट दैट द बॉडी रिक्वायर्स टू फंक्शन, इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। लेकिन जो प्रोटीन होता है उसका अमाउंट ज्यादा होगा। ठीक है, अगर किसी की भी बॉडी में प्रोटीन, मतलब ये बेसिकली बच्चों में ही होता है, तो अगर प्रोटीन की कमी इतनी ज्यादा है उनकी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाएगी, है ना। वीकनेस होगी, बॉडी के काम ठीक से नहीं हो पाएंगे, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। क्लियर, तो ये सारी कंडीशन होती है मैरेस्मस में। मैरेस्मस कॉज विजिबल वेस्टिंग ऑफ फैट एंड मसल अंडर द स्किन, गिविंग बॉडीज आर इमेसिएटेड अपीयरेंस, यानी कि इतनी ज्यादा वीक बॉडी दिखाई देती है कि उनकी जो बोन्स होती हैं वो आप बाहर से ही देख पाते हो। ठीक है, इतनी ज्यादा, जो उनका रिब केज होता है ना, रिब केज, वो क्लियरली दिखाई देता है बाहर से। ठीक है, अगर किसी को माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है तब। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में रतौंधी भी बोला जाता है, इसको निक्टेलोपिया भी कहा जाता है। ये विटामिन ए की कमी से होता है, बेसिकली विटामिन ए की कमी से होता है, जिसको आप रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, निक्टेलोपिया भी कहा जाता है is when you have trouble seeing in dim or dark settlings। तो क्या होगा कि जब जैसे ही रात होती है वैसे ही आपको दिखना बंद हो जाता है, तो ये कंडीशन होती है नाइट ब्लाइंडनेस। इट कैन हैपन इफ योर आई हैव ट्रबल क्विकली एडजस्टिंग टू चेंजेस इन ब्राइटनेस और हैव इश्यूज विद डिटेक्टिंग लाइट। देखो ये कंडीशन कभी कभी बहुत ज्यादा सीवियर भी हो सकती है। ठीक है, कभी कभी तो क्या होता है कि ठीक है कुछ समय के लिए नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर धीरे 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 विजन क्लियर होता जाता है। लेकिन
जिसकी बॉडी में विटामिन ए बहुत बहुत ही ज्यादा कम हो या फिर आप कहेंगे कि हो ही ना, तो उनकी बॉडी में ये कंडीशन बहुत ज्यादा देखी जाती है और वो बहुत सीवियर भी हो सकते हैं, यानी वो पूरी तरीके से अंधे भी हो सकते हैं रात होते ही। रतौंधी इसको कहा जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। ड्रॉ अ नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। तो चलिए पहले यही बना लेते हैं, नेफ्रॉन का डायग्राम क्या होता है। देखिए नेफ्रॉन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, लेबलिंग कर लेते हैं। ये जो आपको हाईली कन्वोल्यूटेड पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। जहां पर ये प्रेजेंट होता है इसको बोमेन्स कैप्सूल बोला जाता है, बोमेन्स कैप्सूल। ये जो इसके पास वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है जो कि टिब्यूल का एरिया है, रेनल कॉर्पसल और रेनल टिब्यूल दो ही चीजें होती हैं, ये दोनों मिलकर रेनल कॉर्पसल बनाती है और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये रेनल टिब्यूल होता है। इसके पास वाला रीजन पीसीटी या फिर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहलाएगा। फिर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, ये जो लूप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉन एज लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये दूर वाला जो रीजन है, तो दूर यानी डिस्टल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होता है, डीसीटी आप लिख सकते हैं। और ये लास्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। बस याद रखेगा कि इसका आधा पार्ट ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। आधा पार्ट कॉर्टेक्स, ऊपर वाला कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगा, नीचे वाला किडनी के मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेफ्रॉन तो जान ही गए होंगे नाम सुनते ही, क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है यूरिनरी सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। तो एनिमल सेल का आपको एक डायग्राम बनाना था, ये रहा। सारी चीजें आपको गिवन है, पूरा का पूरा एनिमल सेल है। डिफरेंस क्या होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में? सबसे पहले आप वैक्यूल देखेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस देखेंगे और सेल वॉल देखेंगे। इन तीनों की हेल्प से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है दैट मीन्स कि ये एनिमल सेल नहीं है, ये प्लांट सेल है। ठीक है, अगर वैक्यूल बहुत बड़ा सा है और सेंटर में है तो वो भी प्लांट सेल होता है। लेकिन इसमें जो वैक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, किधर है वैक्यूल? ठीक है, मतलब साइड में प्रेजेंट होगा। मैं यहां पर बना देती हूँ क्योंकि बड़ा न्यूक्लियस है। क्लियर? तो एक ही चीज बड़ी हो सकती है, या तो न्यूक्लियस होगा या फिर वैक्यूल होगा। यहाँ पर न्यूक्लियस देख लिए कितना ज्यादा लार्ज है, तो सिंपल सी बात है कि वैक्यूल बहुत ही छोटा सा पार्ट होगा। ठीक है, और तीसरी चीज न्यूक्लियस, जैसा ही मैंने आपसे कहा कि प्लांट में छोटा न्यूक्लियस होता है, एनिमल में बड़ा न्यूक्लियस होता है। ये डिफरेंशिएशन है। बाकी आपको सेल ऑर्गेनेलीज का पता होना चाहिए कि कौन कैसा दिखाई देता है और क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा एनिमल सेल का पूरा डायग्राम। नेक्स्ट सवाल है, राइट द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फंक्शन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम के 3 मेन काम होते हैं, जिसमें सबसे पहला है फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, फ्लूइड बैलेंस का मतलब है कि लिम्फ के थ्रू वो जितना भी फ्लूइड पार्ट होता है हमारी बॉडी में सबको बैलेंस करता है। सेकेंड इज द फैसिलिटेशन ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी फैट फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू द ब्लड स्ट्रीम फॉर मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज। एंड थर्ड काम होता है, थर्ड इज द एनहेंसमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो 3 काम हमने क्या पढ़े? फ्लूइड बैलेंस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और तीसरा है आपका कि फैट का जो भी डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ही होगा। ठीक है, ताकि देखो सिंपल सी बात है कि जो फैट होता है ना उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लीजिए, हमारी बॉडी इतनी ज्यादा अपडेटेड नहीं है कि वो फैट को डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर ले और ब्लड स्ट्रीम में घुमा दे। अगर ऐसा हुआ तो वो जम जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसी के कारण हमको क्या करना होता है कि उसके लिए अलग से एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना होता है, जो कि काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है जी, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट सवाल, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन सेल। चलो तो फिर बना लेते हैं। न्यूरॉन सेल किस तरीके का दिखाई देता है? देखो बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, सबसे आसान यही है। न्यूरॉन का देखो डायग्राम तुम लोग बनाओगे, लेकिन ये मत भूल जाना कि अगर इसकी लेबलिंग आपने गलत करी है तो आपको 0 ही मिलेंगे।
ठीक है, आप कितना भी सुंदर डायग्राम बना लो, अलग अलग पेन से बना लो, या जितने चांद सितारे आपकी मर्जी लगा लीजिए, आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप पूरी तरीके से वेल लेबल्ड डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सेल बॉडी, इसी के अंदर कुछ छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको निसल्स ग्रैन्यूल बोला जाता है। देन ये होता है न्यूक्लियस, ये है एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ये जो मैंने शीट बनाई है इनके बीच में छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको श्वान सेल्स बोला जाता है। ठीक है, श्वान सेल्स, और ये है माइलिन शीथ। अब आप देख पा रहे हो कि जो माइलिन शीथ है वो रेगुलर नहीं है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी होती है इनको बोला जाता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज नॉन एज नोड्स ऑफ रेनवियर। रणवीर नहीं होता है, ये रैनवियर होता है। ठीक है, रणवीर सिंह वाला नहीं है, रैनवियर है। तो नोड्स ऑफ रैनवियर होगा जो डिसकंटिन्यूटी होती है। एक्सॉन टर्मिनल पे कुछ इस तरीके से बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज साइनेप्टिक नोड्स। तो ये है पूरा का पूरा डायग्राम आपके एक न्यूरॉन का। ठीक है, इस तरीके से आप अगर बना देंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आगे चलते हैं, चलिए, राइट द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब हमारा लास्ट सवाल है कि गैस्ट्रिक जूस का क्या फंक्शन होता है। देखिए, गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, ये म्यूकस, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं जिनका अलग अलग काम होता है। ठीक है, HCl, लाइपेज, पेप्सिन, साथ ही साथ म्यूकस होता है। तो HCl क्यों प्रेजेंट होगा? ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर जो स्टमक में एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट कर सके, है ना, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर सके। लाइपेज क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि वो जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो कर सके पूरा फैट का। फिर पेप्सिन की बात करते हैं, पेप्सिन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए प्रेजेंट होता है, और म्यूकस आपकी बॉडी में जो स्टमक होता है उसकी इंटरनल लाइनिंग को बचाने के लिए काम करता है। किससे बचाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज टू इनएक्टिवेट swallowed microorganism thereby inhibiting infectious agents from reaching the intestine। ठीक है, ये फंक्शन होते हैं आपके गैस्ट्रिक जूसेस का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4। आपको इनमें से 4 के ऊपर कुछ बातें करनी है। फंक्शन ऑफ रेटिना कर लीजिए, फंक्शन ऑफ लिवर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, साथ ही साथ ड्रॉ अ नीट एंड लेबल्ड LS। What is the meaning of LS? Longitudinal section। ये LS होता है। कहीं पर आपको TS भी मिल सकता है। TS का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे होता है, ट्रांसवर्स ऐसे होता है, बस ये डिफरेंस होता है। ठीक है, स्टमक का आपको डायग्राम बनाना है। तो चलिए फिर रेटिना से शुरुआत करते हैं। रेटिना वो पार्ट है आपकी आंख में जहां पर बेसिकली लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इमेज बनेगी। ठीक है, अगर इधर इमेज बनी आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं देगा। द रेटिना कैप्चर्स द लाइट दैट एंटर्स योर आई एंड हेल्प ट्रांसलेट इट इनटू द इमेजेस यू सी। लाइट पासेस थ्रू द लेंस एट द फ्रंट ऑफ योर आई एंड हिट्स द रेटिना। डायग्राम बना दो, बहुत बढ़िया। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स इधर ही होते हैं, रोड्स एंड कोन्स इधर ही होते हैं, रोड्स एंड कोन्स इधर ही होंगे जिनकी हेल्प से आपको कलर्स दिखाई देते हैं। तो ये होता है रेटिना। नेक्स्ट सवाल है फंक्शन ऑफ लिवर। देखिए, आपकी बॉडी में लिवर के बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला काम है कि जो ब्लड लीव करता है स्टमक को और इंटेस्टाइन को, वो लिवर के थ्रू ही पास किया जाएगा। ठीक है, दूसरा काम, द लिवर प्रोसेस द ब्लड एंड ब्रेक्स डाउन बैलेंसेस एंड क्रिएट द न्यूट्रिएंट एंड आल्सो मेटाबोलाइज ड्रग्स टू फॉर्म दैट आर इजियर टू यूज फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी और दैट आर नॉन टॉक्सिक। ठीक है, ऐसी चीजों का फॉर्मेशन करता है जो कि नॉन टॉक्सिक होता है और हमारी बॉडी उसको यूज कर लेती है। और तीसरा है सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। तो ये फंक्शन होते हैं लिवर के। नेक्स्ट सवाल है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है वो देख लीजिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द डीजेनरेटिव जॉइंट डिसीज, जिसके अंदर क्या होगा कि जो टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं।
ठीक है जी। और जब टिश्यूज टूट जाएंगे, सिंपल सी बात है, पेन होना शुरू हो जाता है, वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। मस्त ये भी याद रखिएगा कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस यही है। ठीक है जी। एंड इज मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा देखी जा सकती है। पीपल विद ऑर्थोआर्थराइटिस यूजुअली हैव जॉइंट पेन एंड आफ्टर रेस्ट और इनएक्टिविटी स्टिफनेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो बैठ जाते हैं, आराम कर लेते हैं, तो जब वो दोबारा से चलना चाहेंगे तो उनके ना पैर में, जॉइंट में इतने ज्यादा स्टिफनेस हो जाता है, इतनी ज्यादा पेन होता है। आपने देखा भी होगा, आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे तो शायद उनके पेट जो जॉइंट होते हैं वहां पर पेन होगा। आप कभी उनसे पूछेगा कि उनको कैसा फील होता है, बहुत ज्यादा दर्द होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं और हमारा, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? पंप करता है ब्लड को, बस इसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है। और लास्ट सवाल है, ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्टमक। तो चलिए ये बना लेते हैं, स्टमक का पूरा डायग्राम कैसा होता है। सबसे पहले याद रखिएगा कि स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है। ये है ईसोफेगस और ये है डुओडेनम। स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन विच हैज 4 पार्ट। अब आप कहोगे पेट में भी 4 हिस्से, जी हाँ होते हैं। ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है जहां पर ईसोफेगस खुलता है, दिस इज नोन एज कार्डियक। इसके ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला जो थोड़ा सा और उठा हुआ होता है, इट इज नोन एज पाइलोरस। जहां पर मेन काम चलता है जिसको बॉडी बोला जाएगा। ठीक है। और ये जो लास्ट वाला रीजन होता है जो कि डुओडेनम में खुलेगा जाकर, इट इज नोन एज पाइलोरस। और ये फंडस होता है, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है। दिस इज फंडस। तो ये 4 पार्ट होते हैं स्टमक में, बस यही आपको बनाना था। ठीक है। अगर आप फंक्शन लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, हर एक का अलग अलग काम होता है। बाकी यही है पूरा डायग्राम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो लास्ट है, अटेम्प्ट एनी टू डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। या तो आपको पूरा का पूरा वो जो मैकेनिज्म होता है सार्कोमियर वाला, वो यहाँ पर डिस्कस करना है, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, जिसके अंदर भी आपको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन, इनमें से आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो ये तो जरूर ही अटेम्प्ट करिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इजी भी है। चलो सबसे पहले बात करते हैं, डिस्कस द फिजियोलॉजी। अब कैसे होता है, देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन का अपना एक पूरा का पूरा थ्योरी होता है, जिसको आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये वो थ्योरी है जिसमें आप एक्टिन और मायोसिन के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से स्लाइड होते हैं एक दूसरे के ऊपर जब आपकी बॉडी मूव करती है। सेकेंड क्वेश्चन है, सेंसरी नर्व और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक डिफरेंस। तो चलिए फिर बात करते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन में। सेंसरी का काम होता है जो कि इंफॉर्मेशन लेकर आता है आपके ब्रेन तक, ठीक है, वो होगा सेंसरी। और मोटर होता है जो वापस लेकर जाएगा ब्रेन से उस रिसेप्टर तक, उस ऑर्गन तक। उसके बाद दे आर लोकेटेड इन द डोर्सल रूट गैंग्लियन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वेंट्रल रूट गैंग्लियन में प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल वेंट्रल। फिर यूनिपोलर होगा, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, और ये मल्टीपोलर हो सकते हैं। यहां पर सिर्फ एक ही एक्सॉन होता है, दैट मीन्स कि वो यूनिपोलर होता है। यहां पर एक से ज्यादा एक्सॉन होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो मल्टीपोलर कहलाता है। फिर उसके बाद देखो इसको लिख लीजिए, ओनली 1 डेंड्राइट लिखिए, ठीक है, और यहां पर लिखिए मोर देन 1 डेंड्राइट। ठीक है जी, ये होता है। फिर शॉर्ट एक्सॉन होगा, उनका लॉन्ग एक्सॉन होता है। अडल्ट हैज एवरेज ऑफ 10 मिलियन सेंसरी, और यहां पर होता है कि 500 मिलियन ऑफ मोटर न्यूरॉन पाए जाते हैं। ठीक है, 10 मिलियन और 500 मिलियन, तो कितना ज्यादा फर्क होता है। आपके ब्रेन के पास से कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जाती है लेकिन वापस कुछ ही आ पाती है। ठीक है, फाउंड इन आईज, स्किन, ईयर्स, टंग, नोज, और ये कहां पाया जाएगा, मसल्स और ग्लैंड में पाया जाएगा। ये सेंसर जो आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं हर जगह यही पाया जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, और ये पाया जाता है मसल्स और साथ ही साथ ग्लैंड्स के अंदर।
नेक्स्ट बात करते हैं स्मूथ और कार्डियक मसल के बारे में। तो स्मूथ और कार्डियक दोनों ही इनवॉलेंट्री होती है, सबसे पहली चीज तो। इसके बाद लोकेशन की बात करेंगे। स्मूथ हर एक ऑर्गन में प्रेजेंट होता है जो होलो होता है, कार्डियक सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होगा। फिर सेल्स की बात करेंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है और वो स्ट्रेट यूनी न्यूक्लिएटेड यानी सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस दोनों में। टेपरिंग एंड्स होता है यानी कि कुछ इस तरीके से एंड जो होंगे ना वो पतले हो जाते हैं, लेकिन वहां पर वो ब्रांचेस की तरह होती है ये वाली। फिर मसल टाइप की बात करेंगे तो यहाँ पर मायोफाइब्रिल्स होती है, साथ ही साथ ये अनस्ट्रिएटेड होती है यानी यहाँ पर कोई भी बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर बैंड भी होंगे। मायोफाइब्रिल और एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के स्पीड की बात करेंगे तो ये स्लो होती है, रिदमिक होती है कुछ ऑर्गन में, और ये इंटरमीडिएट स्पीड की होगी और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ये दिखाती है। फंक्शन, ये आपके फूड के फ्लो को, साथ ही साथ जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनसे जो फ्लूइड थ्रू होता है, पास होता है, उनको ये रास्ता दिखाती है। और कार्डियक का काम तो आप लोग जानते ही हैं कि ये ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है आपके हार्ट से। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट है स्पंजी और कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, कि स्पंजी और कॉम्पैक्ट बोन क्या होते हैं। सबसे पहले इनको कैंसिलियस सेल बोला जाता है, उनको कॉर्टिकल बोन्स के नाम से भी आप लोग जानते हैं। उसके बाद स्पंजी, जैसे कि नाम से आपको दिखाई दे रहा है कि स्पंजी होगी, थोड़ी सी लाइट होती है, स्पंजी होती है, सॉफ्ट होती है, वो हैवी होती है, टफ होती है, कॉम्पैक्ट होती है, ठीक है, रिजिड होगी। दे आर मेड अप ऑफ ट्रेबिक्यूले, स्मूथ वाली, स्पंजी वाली, साथ ही साथ जो आपकी कॉम्पैक्ट होती है वो ओस्टियोन्स की बनी हुई होगी। ये इनकी सेल्स है, ठीक है, सेल्स है, तो याद रखिएगा। ये कहां पर पाई जाती हैं, जो आपकी इनर लेयर होती है मोस्ट ऑफ द बोन्स की, स्पंजी बोन वहां पर पाई जाएंगी, और कॉम्पैक्ट बोन की जो लोकेशन होती है ये आउटर लेयर में पाई जाती है, ठीक है। दे इट फॉर्म्स द एंड और एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, साथ ही साथ जो ये होते हैं वो डायाफाइसिस बनाते हैं लॉन्ग बोन्स का, लंबी लंबी हड्डियों का। तो चलिए डिफरेंशिएशन खत्म होता है। अब ये सामने आपके स्ट्रक्चर है, ये तो आपको जरूर ही याद रखना है, सारी चीजें हैं इसके अंदर, अपर क्या प्रेजेंट होती है, नीचे वाले साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए आपके पास और कोई चारा नहीं है। ये ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, सेप्टम, फिर ये अरोटा, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी होंगी। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका सेक्शन है वो है 8, जिसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। एक्सप्लेन रिकेट्स, बैलेंस डाइट, ब्रोंकाइटिस और गाउट, साथ ही साथ नेम द साइनोवियल जॉइंट एंड फिक्स जॉइंट, और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन लिवर। इनमें से आपको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन अगर आप ये अटेम्प्ट करते हैं तो आपको चारों के आंसर जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है, चारों का आंसर आपको देने पड़ेंगे। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि यहां पर नहीं लिखा है कि इसमें से 1 करना है, 2 करना है या फिर 3 करना है। क्लियर? तो चलिए फिर बात करते हैं रिकेट्स क्या होता है। देखो, रिकेट एक कंडीशन है जो कि बच्चों में देखी जाती है और इसकी वजह से बोन के डेवलपमेंट में असर पड़ता है। Ricket is a condition that affects bone development in children, causes bone pain, poor growth and weak bones that can lead to bone deformities। अब सिंपल सी बात है कि जब हड्डियां ही मजबूत नहीं होगी तो आगे का जो स्ट्रक्चर है वो तो सिंपली कमजोर हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स विच कैरी, ये ब्रोंकाइटिस की बात है, ठीक है, ये होता है रिकेट्स। एंड देन आते हैं ब्रोंकाइटिस पर। तो ब्रोंकाइटिस में क्या होगा कि जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, अगर उनमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज ब्रोंकाइटिस, ठीक है। और क्या होती है ब्रोंकियल ट्यूब्स, क्या होती है, इनका काम होता है लंग्स के अंदर हवा को लेकर आना, है ना। ब्रोंकाई के नाम आपने सुना होगा, ट्रैकिया जब डिवाइड हो जाता है तो उसी को तो बोला जाता है, अगर वो इन्फ्लेमेट हो रहा है दैट इज नोन एज ब्रोंकाइटिस। Acute bronchitis is often caused by a viral respiratory infection and improves by itself, ठीक है। सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, कफिंग हो सकता है, म्यूकस आना, कफ के साथ बहुत ज्यादा थिकेंड म्यूकस आना, ये कंडीशन हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, फिर फीवर, सम सोर थ्रोट एंड चेस्ट टाइटनेस। तो ये सारी कंडीशन है जो आपको ब्रोंकाइटिस में देखी जा सकती है। इसके बाद साइनोवियल जॉइंट की बात करते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट होते हैं जो कि फ्रीली मूवेबल होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसके टाइप्स भी हैं, जैसे पाइवट, प्लेन, कोंडाइलोइड, सैडल, बॉल एंड सॉकेट और हिंज जॉइंट, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट भी लिखा हुआ था वहां पर। तो फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं, इसका कोई टाइप नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा ये फिक्स्ड जॉइंट होते हैं, कभी भी मूव नहीं करेंगे। एग्जाम्पल स्कल, स्कल के अंदर जो पाया जाएगा यहां पर,
ठीक है, वो होते हैं आपके फाइब्रस, या फिर इन्हीं को आप फिक्स्ड जॉइंट के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं करते हैं। और देन उसके बाद हमारा लास्ट मेजर पार्ट है, वो है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर। इसी प्रोसेस को आप ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, उसी का पूरा नाम है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। अब आपको 10 स्टेप प्रोसेस है। इसके अंदर आप क्या करते हो कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये एक 10 स्टेप प्रोसेस होता है, 10 स्टेप प्रोसेस। और ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होगा। ठीक है, एक बार मैं करवा देती हूँ। ग्लूकोज, ये देखिए, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहां तक सिंगल रास्ते पे चलेगा, उसके बाद डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दो चीजों में कन्वर्ट होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, साथ ही साथ दूसरी चीज होती है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो वो इवेंचुअली ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ही कन्वर्ट हो जाता है। फिर ग्लिसरल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट दो चीजों का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एंड लास्ट में पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का लिवर के अंदर। ठीक है, ये सब लिवर के अंदर होगा। क्लियर? इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है, किस तरीके से अटेम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चन, किस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। और सिंपल सी बात है कि सवाल में जितना पूछा गया है, अगर आप उससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। जहां आपको जरूरत लगती है वहां डायग्राम आप जरूर बनाइएगा। तो इसी के साथ आज के इस क्लास को इधर ही एंड करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया लाइव। थैंक यू।